Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topics, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So before starting the new topic, institutional arrangements, we will first cover the main points of objective resolution, which was suggested by Jawaharlal Nehru, if you remember. Yes, The ma'am. main points of the objective resolutions are India is an independent and sovereign republic. India जो है वो एक independent sovereign और republic country है. India shall be a union of erstwhile British Indian territories. Indian states and other parts of outside British India and Indian states are willing to be a part of the union. India जो है वो एक union territory के तहत रहेगा. British Indian territories के अंदर included है, साथ में Indian states आएंगी और जो हिस्सा ब्रिटिश इंडिया का नहीं था लेकिन इंडियन स्टेट जो है वो भी उसके यूनियन की तरह हिस्से की तरह देखी जाएंगी. Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union. Territories जो यूनियन बनाएंगी वो autonomous units की तरह काम करेंगी और उनकी powers और functions जो है वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली यहाँ के लोग जो हैं वो सेट करके देंगे except those assigned to or vested in the union. और जो लोग यूनियन के हैं जिनको पास दी है या जिनको ये अथॉरिटी दी है कि वो सजेस्ट करें वो ही लोग ये चीज आगे गवर्न कर पाएंगे. All powers and the authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. सारी पावर्स और अथॉरिटी जो है एक सोवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया की वो बेसिकली इसके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आएंगी और लोगों से निकल के आएंगी. एज इन कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सारी चीजें जो है वो लोगों के हक में रखी गई हैं, उनके हित में रखी गई हैं, तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आएंगे और उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही वो काम करेंगे. ये वाली बात बोली गई है. All people of India shall be guaranteed and secured social, economic, political justice. सारे लोग जो है इंडिया के उनको guaranteed सिक्योरिटी मिलेगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस मिलेगा. Equality of status and opportunities and equality before law. इक्वालिटी स्टेटस के टर्म्स में, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज के टर्म में और इक्वालिटी बिफोर लॉ कानून के सामने सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे. एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. और फंडामेंटल फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, अपने इच्छा जाहिर कर सकते हैं, अपने विश्वास, अपने फेथ, अपनी पूजा अर्चना किसी की करनी है, अपनी बात रख सकते हैं, अपना एसोसिएशन किसी भी पर्टिकुलर धर्म के साथ में रख सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रख सकते हैं. आपके एक्शंस जो हैं वो पूरी तरीके से जो भी आप करेंगे वो सब सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने कानून के प्रति कि आप जो भी काम कर रहे हैं भले ही आपको इतनी फंडामेंटल फ्रीडम्स मिली है बट यू आर इन सर्टेन लिमिटेशंस. और पब्लिक मोरालिटी जो है, नैतिकता जो है, सामाजिक नैतिकता, वो भी आपको मेंटेन करनी है. The minorities and backward and the tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguards. जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइबल एरियाज हैं या बाकी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको एक एडिकेट सेफगार्ड यानी कि उनको एडिशनल सेफ्टी जो है वो दी जाएगी. The territorial integrity of the Republic and its sovereign rights on land and sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations. अब पूरे देश की जो हमारा रिपब्लिक है उसकी जो टेरिटरी है, ही भले वो जमीन हो, सी हो या एयर हो, सब कुछ जस्टिस के साथ में और सिविलाइज्ड नेशन के तौर पे जो कानून होते हैं उसके तहत ही मेंटेन्ड होगी. The land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and world welfare of mankind. अब ये जो हमारा देश है ये बेसिकली पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा शांति को और मैनकाइंड की, यानी कि जो ये प्रजाति है उसके वेलफेयर को लेकर के ये पूरी तरह से प्रमोटेड काम करेंगे.
तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मेंशन थे. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी. No, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? Ma'am, can you please re-explain the third point? जितनी भी हमारे यहाँ पे टेरिटरीज हैं जो यूनियन के अंदर आ रही हैं, आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी जो है वो इंक्लूडेड हैं. जो ब्रिटिश इंडिया के समय की बात थी उसके अंदर बेसिकली कुछ एरिया जो था वो उन लोगों के अंडर था, कुछ एरिया जो था वो पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के अंदर था. जब उसको एक नेशन की तरह बाइंड किया गया और सबको अग्री करवाया गया, ठीक है, कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका एक डॉक्यूमेंट पे साइन लिया था. डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन करके जो है उसको बोला जाता है, वो आप आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे बड़ी 12th में. और उसके अंदर बेसिकली उन लोगों ने अग्री करा था कि हाँ हम इस देश का हिस्सा हैं. तो कुछ चीजें जो हैं, कुछ फंक्शंस और पास जो थी वो बेसिकली उनको उन्होंने एक्सेप्ट तो कर ली थी वो चीज कि हाँ ठीक है आप काम कर लेंगे, लेकिन ऑटोनोमस तरीके से करी थी कि उनको बोला था कि क्या आप अग्री कर रहे हो कि आपको सरकार जो है उसका आप इस देश का हिस्सा बन रहे हो, इंडिया का हिस्सा बन रहे हो, लेकिन आपको अपने तरीके से अगर अपने राज्य को चलाना है तो वो आप ऑटोनोमस तरीके से चला सकते हो. ये चीज जो है वहां पे मेंशन की गई थी. एट द एंड ऑफ द डे वो धीरे धीरे जो है खत्म हुई और ये प्रॉपर गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उसी तरह उनको फॉलो अप करना था. राजा हो या उसकी प्रजा हो सब इक्वली ट्रीट होंगे, ये सारी चीजें धीरे धीरे इन लोगों ने वहां पर डेवलप करी हैं. लेकिन शुरुआती समय में उनको यही बोला गया था कि हाँ ठीक है आजादी मिल गई है. अभी भी प्रिंसली स्टेट है, करीब 565 प्रिंसली स्टेट थी जिनमें से काफी 3-4 ऐसी स्टेट्स थी जो मान नहीं रही थी इस चीज को लेकर के कि हम इंडिया का हिस्सा बनेंगे. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे तो उन्होंने ये बात बोल दी थी कि अगर आपको हिस्सा बनना है इंडिया का तो आप बन सकते हो, पाकिस्तान का हिस्सा बनना है बन सकते हो, और अगर किसी का हिस्सा नहीं बनना है इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह आपको रहना है तो वो भी आप रह सकते हो. तो उस चीज को लेकर के 4 जो स्टेट्स थी, हैदराबाद और जूनागढ़ और मैम जोधपुर. नहीं, जोधपुर मैम नहीं, वो नहीं नहीं मैम राजस्थान की कोई टेरिटरी नहीं थी शायद. नहीं 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 था ऐसा. मैम कश्मीर था, एक कश्मीर. कश्मीर, या कश्मीर है वो, जम्मू एंड कश्मीर वाली चीज हो यस जाती है. मैम. तो वहां पे भी जो राजा थे उनको बाद में अग्री करना पड़ा था. तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, इस पे इसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेकिन हाँ बेसिकली यहाँ पे इसमें यही बोला गया है कि जब आप ये यूनियन बना रहे थे ये तब इनको बोल दिया था आप ऑटोनोमस यूनिट्स जो थी इसकी वो बेसिकली वो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको पावर्स और फंक्शंस जो है वो वैसे तो गवर्नमेंट के मानने थे, लेकिन कुछ लोगों को जो प्रॉपर ऑटोनोमस तरीके से रूल करना था, ऑटोनॉमी दी गई थी, वो अपने तरीके से काम कर सकते. वही चीज यहाँ पे बोली गई है बट शॉर्ट में बोली गई है. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. The third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of the institutions of government. तीसरा जो important factor है कि यहाँ पे कितने तरीके effective तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन काम करे वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि यहाँ के जो अरेंजमेंट है इंस्टीट्यूशंस के वो भी सरकारी अरेंजमेंट्स जो हैं इंस्टीट्यूशंस के वो कितने बैलेंस्ड है. The basic principle is that government must be democratic and committed to welfare of the people. जो बेसिक यहाँ पे चीज बोली गई है वो बेसिकली ये बोली गई है कि यहाँ पे जो सरकार है, बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि सरकार कितने तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है और लोगों के वेलफेयर के लिए वो कितनी ज्यादा कमिटेड है. ये बेसिक प्रिंसिपल है. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like the executive, legislature and the judiciary. Constituent Assembly जो है उन्होंने काफी समय स्पेंड किया है इस चीज में कि भाई किस तरीके से सही बैलेंस जो है वो बैठाया जा सके. ये जितने भी हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, भले वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, उनके बीच में सही अमाउंट में बैलेंस बैठाने के लिए उन्होंने काफी टाइम लगाया है. This led to the adoption of the parliamentary form and federal arrangement, which would distribute governmental powers between the
legislature and the executive on the one hand and between the states and the central government on the other hand. अब यही चीज जो है इससे अब यही चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने काम जो किया है उसी के साथ में पार्लियामेंट जो है यहाँ पे हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लगाई गई है वो फेडरल अरेंजमेंट के तहत लगाई गई है। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट की पावर जो है इन लोगों के बीच में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, और किस तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो किस तरीके से साथ में लेके चलेंगे, कौन से डिसीजन स्टेट लेगी, कौन सा डिसीजन सेंटर लेगी, और कौन सी जो सेंटर डिसीजन ले रही है उसको स्टेट किस लेवल पे जाके फॉलो करेगी, और अगर वो नहीं करती है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत आई इस पैराग्राफ में? नो मैम। Okay. While evolving the most balanced governmental arrangements, the maker of our constitution did not hesitate to learn from experiments and experiences of other countries. जब ये चीज कर रही थी सरकार, ये अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रही थी कि भाई किस तरीके से हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट करना है कि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे वो क्या कर रहे थे, बाकी देशों का जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उससे भी ये लोग चीज समझ रहे थे। ठीक है, अब जैसे कि अपन कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो बाकी लोगों ने जो पहले प्रोजेक्ट बनाया है उनसे अपन डिस्कस करते हैं कि भाई आपके कोई प्रोज और कॉन्स क्या है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, डूज और डोंट्स क्या है, क्या फायदा मतलब सॉरी क्या हमें इससे फायदा मिलेगा और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। वो सारी चीजें जैसे हम पहले से एनालिसिस कर लेते हैं उसी तरीके से यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भी दूसरे देशों की चीजों से समझा और सीखा। Thus, the framers of the constitution were not averse to borrowing from other constitutional traditions. इसीलिए हमारे देश के जो भी मेकर्स थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन लोगों ने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से कुछ भी अगर बोरो करना उनको लगा कि हाँ ये पॉइंट उन लोगों का अच्छा है तो वहां से लेकर के ये इंक्लूड करना चाहिए हमें, उसमें उनको कोई हेजिटेशन नहीं हुई। Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. इसके साथ ही इन्होंने पूरा इस चीज पर ध्यान दिया कि भाई किस तरीके से हमें प्रॉपरली चीजों को समझना है, कहाँ पे हमें हाथ आजमाना है अपना, कहाँ से हम एक प्रॉपर जो आर्गुमेंट दिया गया है किसी भी चीज को लेकर के वो समझना है, क्या हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जरूरी है, हमें अपने टास्क को पूरा करने के लिए हमें जो भी नेसेसरी स्टेप्स की जरूरत है उसको भी इन लोगों ने इन्वॉल्व करने से पीछे ये नहीं हटे। So they borrowed a number of provisions from different countries. इसीलिए इन्होंने अलग अलग provisions जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज से बोरो किए हैं। यानी कि हमारा जो संविधान बना है वो बेसिकली हमारी खुद की एक पूरी तरह से इनोवेटिव वो नहीं है, हमने चीजें यहाँ से अलग अलग प्रोविजंस जो हैं वो बोरो किए हैं अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्लियर है सेकंड पैराग्राफ? यस मैम। Okay. But borrowing these ideas was not a slavish imitation. अब ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पे अगर हम आइडियाज बोरो कर रहे हैं तो हम पूरी तरीके से उसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पे बस कोई काम नहीं करेंगे, बस लिया और लेकर के बस कॉपी पेस्ट कर दिया, वो चीजें यहाँ पर नहीं करनी थी मैं। Far from it, each provision of the Constitution had to be defended on grounds that it was suited to Indian problems and aspiration. जो भी चीजें ये ले रहे थे इधर उधर से, वहां पर उसको प्रॉपर इनको डिफेंड करना था कि हाँ भाई ये हमारे इंडियन प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस जो है उसको पूरा फुलफिल करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेगा, हमारी जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करेगा। उसका प्रॉपर एक सेशन था, जब भी ये कोई पॉइंट रखते थे तो उस पूरी बहस करती थी, इसी बहस के बाद ही उसको इंक्लूड किया जाता था, सारे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को टैली कर लेने के बाद में।
कि भाई ये ले तो रहे हैं हम, लेकिन हमारे देश में ये सूट करेगा भी या नहीं करेगा, वो पॉइंट के हिसाब से। इंडिया वाज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग parochial in its outlook could take the best availability everywhere in the world and make it their own. अब यहाँ पे इंडियन असेंबली जो थी बेसिकली वो पूरी तरीके से इस चीज को लेकर के डिटरमाइंड थी कि भाई हमें सिंपली कहीं से संकीर्ण सोच नहीं रखनी कि हम ले तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ही चीजों को फॉलो करें या बाहर से कुछ चीजें ना लें, वो सोच नहीं थी इनकी। ठीक है, ये बेसिकली ये था कि भाई जहां से जो भी बेस्ट चीज पॉसिबल हो हम वो लेंगे वर्ल्ड से, और खुद के साथ में उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके अपनी बनाएंगे और फिर उसको फॉलो अप करेंगे। ये इनका मेन मोटो था। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ओके, अब यहाँ पे जो प्रोविजंस किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज से, उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसके बारे में आगे चैप्टर है, उसमें आपको पता पड़ेगा कि ये क्या था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू and independence of the judiciary. Canadian constitution से लिया है the quasi federal form of government, a federal system with a strong central government and the idea of residual powers. तो ये चीज जो है बेसिकली अगर आपके क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन सी जगह से इन्होंने ये पॉइंट्स उठाए हैं, तो आपको ये बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रेंच, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें ली गई हैं। ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Then we have this conclusion. It is a tribute to the wisdom and the foresight of the makers of the Constitution that they presented to the nation a document that enshrined fundamental values and highest aspirations shared by the people. ये एक तरीके से proper tribute की तरह है बुद्धिमत्ता को लेकर के और foresightedness इनकी दूरगामी दृष्टि जो होती है उसको लेकर के कि भाई हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसके अंदर सारी फंडामेंटल वैल्यूज जो है वो भी प्रॉपरली पूरी हो सके, हाईएस्ट एस्पिरेशंस जो है लोगों की वो भी पूरी तरह से फुलफिल हो सके, और सब तरीके के जो सारे स्पेयर्स हैं वो भी प्रॉपरली कवर अप हो सके। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस मोस्ट intricately crafted document has not only survived but become a living reality when so many other constitutions have perished with the paper they were first written on. यही कई सारे कारण हैं कि इसीलिए ये इतने इम्पोर्टेंटली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है जिसको अब जो अभी तक सरवाइव कर पाया है एक लिविंग रियलिटी, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह, और जबकि दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समय के साथ में जब वो ड्राफ्ट किए गए थे उसी बाद में ही थोड़े समय बाद ही वो खराब हो गए, यानी वो सरवाइव नहीं कर पाए। India's constitution is a unique document which in turn became an exemplar for many other constitutions, most notably South Africa. इंडिया का संविधान जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बाद में जाकर के एक अच्छा एग्जाम्पल की तरह सेट हुआ है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। The main purpose behind the long research that went on for almost 3 years was to strike the right balance so that institutions created by Constitution would not be haphazard or tentative arrangements but would be able to accommodate the aspirations of the people of India for a long time to come. मेन पर्पस ही ये था इस समय इस चीज को ड्राफ्ट करने में जो 3 साल का टाइम लगा है वो बेसिकली ये था कि राइट बैलेंस जो है सारे इंस्टीट्यूशन के बीच में वो अचीव किया जा सके, ना कि जल्दीबाजी में गलत अरेंजमेंट करा जाए और उसका रिजल्ट जो है वो लोगों के कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस पर उसका असर पड़े लंबे समय के लिए। You will know more about these arrangements through the study of the remaining chapters in this book. आपको इस तरह के जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में आगे जाकर के इस किताब के अंदर
मिलेगा देखने को। ठीक है, कुछ दिक्कत आई है Yes, आपको? ma'am. क्लियर है No, सब? ma'am. Everything is Yes, clear? ma'am. So we completed this chapter today. Please collect up your problems. आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं शुरू से लेके एंड तक वो कलेक्ट अप कर लीजिएगा। हम कल की क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ टेक अवे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको दूंगी, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, so that's it for today regarding this political science. Now I'm going to send you a link for your next class.